सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में और आज का लेक्चर जो है वो 8th लेक्चर है इससे रिलेटेड। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें पेट का रिजोल्यूशन जो है वो कैसे इफेक्ट होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं उसके रिजोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, वो डिस्कस किया था हमने। और उससे रिलेटेड फिर क्रिस्टल्स के बारे में भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, उसके क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज़। और अभी रिसेंटली जो है कौन कौन से क्रिस्टल्स जो हैं जिनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी के कारण अभी रूटीन प्रैक्टिस में यूज़ नहीं हो रहे हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्पेशल रिजोल्यूशंस को से रिलेटेड, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन यदि उसका वैल्यू डिटरमिन करना है तो व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन द नेमा, राइट। नेमा जो है एक नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है कि जहाँ पे सारी कंपनीज जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब इक्विपमेंट्स जो बनाती है, मतलब बेसिकली स्पेशली हमारा इंटरेस्ट तो सिर्फ न्यूक्लियर मेडिसिन से है। तो जैसे मान लो कि पेट स्कैनर है, पेट सिटी का है, तो पेट सिटी स्कैनर जितनी कंपनी बनाती है सारे कंपनी जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं, और सबके कॉन्सेंसस से ये डिसाइड होता है कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट जो हैं, उनको एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करने हैं बेसिकली। और वो कैसे करने हैं वो भी मेथड जो है एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि इसी पर्टिकुलर प्रोसीजर से करना है। और उसका जो एनालिसिस जो होगा, जो इक्विजिशन जो हो गया, तो जो भी एनालाइज होगा उसका रिजल्ट, वो एनालिसिस भी होगा एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी से होगा। उसके लिए फिर कंपनी जो है अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करती है कि उसी फॉर्मेट में एक्विजिशन हो, और उसी फॉर्मेट में जब डेटा होगा तो जो मैथमेटिकल प्रोसीजर उन्होंने बनाया है इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए, या मान लो कि फॉर एग्जांपल स्पेशल रेजोल्यूशन डिटरमिन करने के लिए जो भी मेथडोलॉजी नेमा ने डिसाइड किया और सारी कंपनी ने एग्री किया, उसी पर्टिकुलर मेथडोलॉजी से उनको कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर वो लोग बनाते हैं अपना और अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट करते हैं। आइदर ऐसा हो सकता है कि कई बार कंपनीज में यदि आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में उनसे बोला है कि मुझे एक्विजिशन और सॉफ्टवेयर जो चाहिए मुझे प्रोसेस करने के लिए, तब वो प्रोवाइड करते हैं। उसके चार्जेस जो भी है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में प्राइस बिट में कोट हो जाता है। लेकिन यदि आप उसको नहीं ले रहे हैं तो जब भी आपको नेमा करोगे उस समय उसके चार्जेस उन लोगों को देने पड़ते हैं। और एट दैट टाइम दे ब्रिंग देयर सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल करते हैं, वो एक्विजिशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे काम खत्म हो जाता है, अप्रूवल हो गया, वो लोग डिलीट कर देते हैं वहाँ से। या उनमें ऑलरेडी हो सकता है कि उनके सिस्टम में इनबिल्ट हो डोंगल या कोई की इंफॉर्मेशन जो है, वो जब आप उसको ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो उस समय पे वो की इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि लाइसेंस इसका आपके पास है या नहीं है। यदि आपके पास लाइसेंस है तो आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, फिर आप सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो और डाटा एक्विजिशन कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स है नेमा से रिलेटेड। तो जो भी नेमा के प्रोसीजर जो भी बने हुए हैं, इट इज एग्रीड अपॉन बाय ऑल द कंपनीज कि ये करने हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो है हम एक नेमा टेस्ट के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में, कई बार एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है और उससे रिलेटेड यदि कोई नोट आता है, राइट, और कोई भी इंफॉर्मेशन पूछता है एग्जाम्स में, तो आपके जवाब इस तरह के होने चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब करते हैं उस समय पे स्पेशल रिजोल्यूशन जो है कैसे मेजर करते हैं, आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ऑफ मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट सर्व्स सेवरल पर्पसेस। पहला, इट
A ensures that equipment, both hardware and software, performs to the manufacturer's specification prior to final payment of the equipment. देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होता है वो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई भी इक्विपमेंट खरीदना होता है तो उसके लिए हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं। उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में हम अपने रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम होना चाहिए, इस टाइप का सिस्टम चाहिए जिसका स्पेशल रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए, उसकी यूनिफॉर्मिटी इतनी होनी चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी इतनी होनी चाहिए, उसका इनिशियल वैल्यू जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें जो हैं हम लोग मेंशन करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि कितने रिंग होने चाहिए, कितने डिटेक्टर्स होने चाहिए। अरे फिर जो चीज़ हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसके बारे में लिखते हैं। क्लिनिकल कौन कौन सा हम टेस्ट करने वाले हैं, उस तरह से रिलेटेड जितने हमें सॉफ्टवेयर में तो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में लिखे जाते हैं। उसी के बेसिस पे कंपनी जो है उस टेंडर को रीड करती है और जो लोग भी उस हमारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करते हैं वो लोग टेंडर भरते हैं। वहाँ पे फिर वो हमारे पास आता है और उसमें से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो हमारे लिए सुटेबल है, जो हमारे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। तो जो हमारे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या हमारा एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, डिपार्टमेंट फिर डिसाइड करता है या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कमेटी डिसाइड करती है कि इतने कंप्लायंस तो होने ही चाहिए, मतलब इन द सेंस नॉट एक्चुअली कंप्लायंस उसको वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि लीगल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है वो तो फुलफिल होना ही चाहिए, देन ओनली आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस इक्विपमेंट। ओके, ठीक है। तो जो भी इक्विपमेंट जो भी आप एक्सेप्ट करने वाले हो, जब एक बार ये डिसीजन हो जाता है तो उसमें से फिर एक दो कंपनी हो या 3 कंपनी होगी जिसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये कंपनी के प्राइस बिट खोले जाएं। हमारे यहाँ दो टाइप के टेंडर्स हैं, पहला टेक्निकल एंड देन इट गोज टू द प्राइस बिट। अब उस प्राइस बिट में जो L1 होता है उसी को हम लोग ये देते हैं, टेंडर देते हैं। अब मान लो अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे किसी को कोई चेक नहीं है कि सबने मान लो कि हाँ बोल दिया कि जो हमारे रिक्वायरमेंट जो थे वो सारे रिक्वायरमेंट पे उसने यस 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 करके लिख दिया, राइट, और उस कंपनी को हमने टेंडर दे दिया। लेकिन जब वो मशीन जब हमारे यहाँ आती है तो मशीन के साथ क्या इश्यूज है, मशीन के साथ ये इश्यूज है कि सबसे पहले वो कहीं फैक्ट्री में जाकर के बनती है, सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसके पार्ट्स बनते हैं, फिर जाके उस पार्ट्स को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के टाइम पे बहुत सारे टेस्ट करके तब भेजते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे क्रिस्टल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो चेक करना है या जितना रेजोल्यूशन है वो सारा चीज चेक करके फैक्ट्री में पहले टेस्ट होता है। वो वहां पे जब कंफर्म हो जाता है देन इट इज अगेन डीअसेंबल कर रहे हो, उसको अलग अलग कर रहे हो और फिर आप यहाँ पे भेजते हो। फिर यहाँ पे आकर के अब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग होती है। अब उस प्रोसेस में हो सकता है कि कोई फिजिकल जर्क हो और कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। यहाँ पे जब हम उसको जब असेंबल कर रहे हैं और कोई टेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं कि जहाँ पे और उसको ठीक करते वक्त या असेंबल करते वक्त कोई प्रॉब्लम्स आ सकता है। सो उसके चलते क्या होगा कि आपका सिस्टम के परफॉर्मेंस जो थे, जो लिखे हुए थे या जो फैक्ट्री में जो उस समय पे हुए थे, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो मैच करेंगे। पहली चीज। कोई दूसरी चीज होती है कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता किसी चीज का, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन में जो भी आप पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी आप हैंडल करते हैं और एवरीथिंग इज अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, एरर होता ही होता है। तो एरर का हर जगह एक मार्जिन होता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में होगा तो हमारे पास एक्सेप्टेबल है। ओके, तो जब भी आप असेंबल करोगे और यहाँ पे आकर के टेस्ट करते हो तो ऐसा हो सकता है कि वो टेस्ट में पास ना हो सकता है कि वो चीज कंपनी वाले डिमोन्स्ट्रेट ना कर पाए, हो सकता है कि एग्जैक्टली जितना वैल्यू मांगा था उस रेंज में नहीं आया, उनको बोला कि भाई कैलिब्रेट करो फिर भी नहीं हो रहा है। मान लो कि क्रिस्टल आया, कोई क्रिस्टल डैमेज ही हो गया हो पैकिंग में,
अनपैक करते वक्त, तो वहां पे तो गलत दिखेगा ही दिखेगा, वहां तो कोई सेंटिलेशन होना नहीं है, एंड सो इमेज क्वालिटी आपकी खराब हो सकती है। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उस कंडीशंस में फिर यदि मान लो कि वो प्रॉब्लम्स आया, तो उस समय पे इसीलिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है कि इफ इट इज नॉट लाइक जो चीज उन्होंने लिखा था, हमने मांगा ये चीज, उस पे जिस चीज पे उन्होंने यस यस लिखा था, यदि वो नहीं हो पा रहा है तो आप मशीन उनको वापस कर सकते हो। दे हैव टू टेक इट हैप्पीली बैक एंड यू विल नॉट पे देम। इसीलिए लिखा है पहली चीज, देखो यहाँ पे, प्रायर टू फाइनल पेमेंट ऑफ द इक्विपमेंट, ये इंश्योर करना पड़ता है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या इंश्योर करती है? इंश्योर करती है कि द इक्विपमेंट्स में बोथ हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, दोनों ही है, दैट परफॉर्म्स टू द मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशंस, जो उन्होंने स्पेसिफिकेशंस दिया था उसको उतना ही वैल्यूज है प्रायर टू द फाइनल पेमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। तो आपके पास है ऑप्शंस कि आप उनको बोलो कि भाई दूसरा सिस्टम लगाओ, या हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, या आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर है, कोई एक्सपेरिमेंटल एरर हुआ होगा, मतलब विथ योर जजमेंट, राइट, आप उसको क्या कर सकते हो, चाहो तो अपन एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपका मतलब वहां पे आप जो जिसके यहाँ सिस्टम आया है उसका डिसीजन है। ओके, इज इट ओके? अब देखो यहां पे एक और चीज है कि सिर्फ आपका ही डिसीजन नहीं है, ये टेस्ट जो भी होते हैं, दिस टेस्ट हैज टू गो, यू हैव टू देन सबमिट टू द ऑन ए लोडा, AERB को सबमिट करना पड़ता है। जो भी आप टेस्ट करोगे, नेमा टेस्ट ने उनके एक गाइडलाइन है, AERB के अपने गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन जो है वो नेमा पे ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नेमा के लिए तो सबने एग्री किया, तो इन्होंने एक अपना एक गाइडलाइन बना रखा है कि आपको ये टेस्ट करने हैं, और उसके रिजल्ट जो है लोडा पे अपलोड करने हैं। AERB की टीम जो होती है उसको वेरीफाई करती है, उसको अप्रूव करती है कि भाई ठीक है, आपका टेस्ट जो था, टेस्ट रिजल्ट जो था वो ठीक था। उस बीच में जैसे भी आप उसको सबमिट करोगे, उनको जो भी क्वेरी होगी वो सब कुछ के आंसर आपको करने पड़ेंगे, एंड उसमें एक डिपार्टमेंट का आदमी होता है जो उसके साथ रहता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, जिसको पता होगा कि कैसे ये टेस्ट करा जाता है। तो वंस यू ज्वाइन टू एनी सेंटर्स एज ए न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ से कोर्स करने के बाद तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप हर चीज के जिम्मेदार होंगे, और आपको आता है ये पर्टिकुलर टेस्ट, और आपके सामने हुआ था, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर कंपनी वाले से नहीं होता, वो खुद जो पर्सन जो अप्लाई करेगा, जो उसमें जिसका नाम लिखा होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर भी AERB एक्शन ले सकती है। ओके, यदि इफ समथिंग रॉन्ग गोज, मतलब इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, पहली चीज, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, तो अब दूसरा अप्रूवल जो है वहां से लेकर के फिर आपको AERB के वेबसाइट पे डालना होता है, और वहां से फिर आपको अप्रूवल मिलता है। जब आपको अप्रूवल मिलेगा तब आपको लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन मिलता है कि अब आप उस पर पेशेंट क्लिनिकल स्टडीज आप कर सकते हैं। एज ए लॉ आप उसके पहले नहीं कर सकते, अदरवाइज वो नॉन कंप्लायंस में चला जाता है, मतलब लीगली यू हैव वायोलेटेड रेडिएशन सेफ्टी रूल एज पर AERB इफ यू आर डूइंग क्लिनिकल केसेस, ये रूल है, ठीक है। ओके, सो ये पहला पॉइंट हो गया कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के क्या पर्पस है, कि इट इंश्योर्स दैट इक्विपमेंट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स टू द मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन प्रायर टू फाइनल पेमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। दूसरा, इट एस्टेब्लिशेस द बेसलाइन परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट टू विच फ्यूचर क्वालिटी टेस्ट विल बी कंपेयर्ड। मतलब फर्स्ट टाइम आपके पास इक्विपमेंट आया तो उस समय पे आपके पास सेंसिटिविटी का एक वैल्यू मिलेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन का एक वैल्यू मिलेगा, जो भी क्वांटिटेटिव पैरामीटर मिलेंगे, या जो इमेज क्वालिटी का इमेज आपने लगा के रखा कि इतना बढ़िया इमेज मुझे मिला था इस पर्टिकुलर इमेज क्वालिटी एक्विजिशन पैरामीटर पे, और ये मेरा इमेज रिकंस्ट्रक्शन पैरामीटर था, तो मेरा इमेज ऐसा मिला था, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें रखने होते हैं। और जो बाकी जब डेली करोगे,
या विथ द स्पेस इंटरवल पे, जो वीकली करो, क्वार्टरली करो, जो भी करोगे, उसका रिजल्ट जो है बेसलाइन से कंपेयर करना होता है, कि मतलब उस बेसलाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए परफॉर्मेंस। यू ऑलवेज हैव गॉट राइट टू टेल द कंपनी कि आप बेसलाइन से नीचे जा रहा है, आप इस पे करेक्टिव एक्शंस लो और करेक्टिव एक्शन लेकर के इसको अप करो। मतलब मेरा बेसलाइन पे वैल्यू है, ये वैल्यू लगभग उतना ही आना चाहिए। सो बाय डूइंग दैट एक पीरियोडिक लेवल पे जो टेस्ट होते हैं, एवरी टाइम यू आर इंश्योरिंग, you have a dialogue with the company and you are forcing them out to bring back to the norm baseline पे, तो आपके इक्विपमेंट्स की लाइफ भी काफ़ी चलती है और आपकी इमेज क्वालिटी, बाकी भी चीज़ें जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ऑफ कोर्स जो एजिंग जो है, एजिंग को नहीं मतलब ये कर सकते, लेकिन वो डिग्रेडेशन से आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप यदि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो तो चांसेस ये है कि एकदम से खराब नहीं होगा। वो वही वाला बात है कि कपड़ा जो है यदि हल्का सा खरोच आ गया, तुरंत स्टिच कर लिया तो शायद लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन वैसे ही रखे रहें और फिर करें तो बहुत जल्दी वो खराब हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डेली किसी करते हैं, सभी उसमें रूम्स में होता है, तो जैसे मान लीजिए किसी का एक्सेप्टेंस अगर कम आ जाता है या, तो फिर क्या करेंगे हम उसमें पे जब भी आपको डेली टेस्ट में जो चीजें जो अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज आती है या जो भी रेंज दिया हुआ है उससे बाहर जा रहा है आपका टेस्ट, तो आपको दो चीज देखना जरूरी है। पहली चीज तो पहले अपना देखो कि आपने कुछ गड़बड़ किया तो नहीं, राइट। पहला स्टेप्स कि मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि जैसे पिकिंग ही नहीं करी हो सकता है कि कोई दूसरा एनर्जी विंडो लगा दिया हो, आपको खुद ही नहीं आता हो करने, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गया हो। तो फर्स्ट इंश्योर करो कि आपने सही काम किया, सारे प्रोसीजर जो है वो ठीक से फॉलो करे हो। रिपीट कर लो एक बार टेस्ट को बिफोर कॉलिंग टू द कंपनी। सेकेंड टाइम भी वैसा ही आ रहा है और आप समझ रहे हो कि वाकई में बढ़िया है, राइट, मतलब हमने ठीक काम किया, और आपको लग रहा है कि ऐसे पे यदि हम क्लिनिकल स्टडी करेंगे तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब आर्टिफैक्ट्स आ सकता है, कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग हो सकती है, तो वो उस समय पे तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, स्टॉप दिस, आज क्लिनिकल केस नहीं होगा, और फिर आपको इंजीनियर को फोन करना पड़ेगा, यू हैव टू टेल देम कि भाई आप इसको रीस्टोर करो। तो दिस इज द वे टू डू इट आउट। नाउ ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि कोई एक पीएम ट्यूब काम नहीं कर रहा, सपोज करो कि गामा कैमरा में, तो एक एरिया, कोई भी एक एरिया होगा कि जहाँ पे वो फोटोपेनिक दिख रहा होगा, बट स्टिल यू कैन वर्क। वो देख सकते हो कि कोई ऑर्गेन स्टडी करनी है जो उसको छोड़ करके बाकी एरिया जो है जहाँ पे यूनिफॉर्म है, सब कुछ ठीक ठाक है और आपको करना जरूरी है, तो उधर प्लेस करके हो सकता है क्या, सो यू कैन गो अहेड ऑल्सो। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि आपने विजुअली आपको ठीक ठाक दिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो गड़बड़ दिख रही है, तो हो सकता है कि उनके सॉफ्टवेयर में भी कोई बज आ गया हो उस दिन, हो सकता है कि आपने प्रॉपर वार्मिंग न किया हो इंस्ट्रूमेंट के, तो कई बार सॉफ्टवेयर में भी ऐसी चीजें एरोनियस दिख जाती है, तो यू कैन गिव द रीस्टार्ट कमांड ऑफ द होल सिस्टम, अगेन डू इट आउट, see that the software is working perfectly all right, still आपको लग रहा है कि विजुअल में कोई इश्यूज नहीं है, तो देन यू कैन टेक द डिसीजंस कि भाई हम कर सकते हैं स्टडी, राइट। हाँ, यदि दोनों ही मैच कर रहे हैं तब तो स्टिक करना चाहिए कि भाई दिखने में भी ऐसा खराब लग रहा है और क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी खराब है, तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है आगे बढ़ने का, अदरवाइज यू हैव टू मूव है। मतलब आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि कौन सा टेस्ट करना, क्या इस पे आज क्लिनिकल स्टडी करना है, बेस्ड ऑन दैट। और उस समय पे जो भी सीनियर है उससे बात करो, क्लिनिशियन से बात करो, कोई भी चीज आप कर रहे हो उसके बाद क्लिनिशियन को पता होना चाहिए कि इस कंडीशंस में आपने चीजें एक्वायर करी हैं, एंड बिफोर डूइंग यू शुड कंसल्ट देम और टेक ए कॉन्सेंट ऑफ देम वेदर द स्टडी शुड बी कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट ठीक है, सी। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स डेटा दैट कैन गिव गाइडेंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स फॉर रूटीन यूज। क्या बोलता है, जब आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हो तो वो क्या करता है, वो एक डेटा प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स ए डेटा, आपको पता है ऑलरेडी कि ये मैंने एक्विजिशन पैरामीटर रखा था,
राइट। और ये एक्विजिशन पैरामीटर रखने के बाद मेरे रिजल्ट ये आए थे। स्पेशल रेजोल्यूशन का वैल्यू ये आया था, सेंसिटिविटी का वैल्यू ये आया था, मैंने सेंसिटिविटी के लिए ये पर्टिकुलर फैंटम यूज करा था, इतनी एक्टिविटी यूज करी थी जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो वो सारी चीजें जो है एक डेटा जनरेट होता है वहां से कि ये कंडीशंस, ये आउटपुट था। अब ये डेटा जो है वो क्या करेगा, कैन गिव गाइडेंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स इन फॉर रूटीन यूज। तो रूटीन यूज के लिए ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या है, मतलब ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स मतलब आज यदि मुझे मशीन रन करना है और कोई पर्टिकुलर टेस्ट करना है, इस टाइप का रिजल्ट चाहता हूं, तो वो पैरामीटर क्या होने चाहिए। वो डेटा इतना दे देता है कि पैरामीटर, ऑप्टिमल पैरामीटर मतलब कि इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन डिटरमिन करना है तो मुझे एक कैपिलरी में इतनी ही एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। इसका एनालिसिस इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कैपिलरी ले ली, उसमें एक्टिविटी कुछ डाल दी, ऐसे नहीं चलेगा। समझ गया। तो ऑप्टिमल, हाँ ऑप्टिमल आपको एक पता चलता है कि ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पैरामीटर क्या है, मतलब ऑपरेट करने के लिए कौन से पैरामीटर चाहिए। जैसे मान लो ऑपरेटिंग पैरामीटर में सेंसिटिविटी भी आती है, ये सबसे स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, सारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कि मुझे आगे काम करना है कि नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए यहाँ से गाइडेंस मिलता है आपको। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इंश्योर्स दैट इमेजिंग इक्विपमेंट्स मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रेडिएशन सेफ्टी। देखो यहीं पे जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब करते हो तो ये क्या करते हो, आप इसको भेजते हो वहां पे। अब AERB का रोल कहां से आ जाता है, क्यों AERB बीच में है? सर वो ये चीज़ चेक करेंगे ना कि जो हमने गाइडलाइंस दी हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो, इमेजिंग इक्विपमेंट, वो उसके फॉल कर रहा है लिमिट्स में नहीं, तो उनका काम तो वेरीफाई करना है। तो हमने वेरीफाई कर ही लिया। नहीं सर, एज एन अथॉरिटेटिव जो बॉडी है वो AERB है ना, मतलब उनको भी आप कॉन्सेंट में ले रहे हो कि भाई ठीक है बस इतना ही। नहीं सर, फिर ऊपर से रेडिएशन सेफ्टी भी तो मेन तो इशू कहाँ पे आ रहा है रेडिएशन सेफ्टी, कहाँ से आ रहा है बीच में? सर रेडिएशन, क्योंकि अब जैसे हम रेडियो आइसोटोप यूज़ करेंगे तो सर उसके लिए क्या कहते हैं शील्डिंग वगैरह भी होती है, तो एडिक्वेट है कि नहीं है, हाई एनर्जी का जो गामा निकलेगा हमारा उसमें शील्ड हो पाएगा कि नहीं, तो AERB चेक करेगा सर उस चीज़ को। और हमारा जो इक्विपमेंट है वो उसको जो पीक है उसको कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर जो हम उसको रेडियो आइसोटोप जितना क्वांटिटी में दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उतना अच्छा इमेज उसको प्रोवाइड करेगा कि नहीं, या फिर पेशेंट को डोज ज़्यादा लग रहा है, जो इमेज है वो अच्छी नहीं है। ओके। ये बोल रहा है कि दैट इंश्योर्स दैट द इमेजिंग इक्विपमेंट्स मीट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रेडिएशन सेफ्टी। देखो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो उनको क्या है, जो AERB जो भी वहां पे बैठी हुई है उसका काम है इंश्योर करना कि रेडिएशन सेफ्टी एस्पेक्ट्स उनको देखना है कि जो भी इक्विपमेंट आया वो इक्विपमेंट से जो रेडिएशन डोज जो डिलीवर होएगा पेशेंट्स को, वो डोज वेदर इट इज इन ऑप्टिमल कंडीशंस। ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा सिस्टम में है जहां से पेशेंट को ज्यादा रेडिएशन डोज लग सकता है, राइट। इक्विपमेंट के पैरामीटर्स जो हैं वो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जहां पे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के चलते बहुत सारे फीचर्स उसमें डाले गए हैं, राइट, जो एक रेडिएशन से रिलेटेड है और एक जनरल फीचर्स हैं जो सिस्टम्स के हैं, वो फीचर्स होते हैं। उस फीचर्स को वो वहां पे देखना पड़ता है। और जब भी आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हो तो उसमें हर चीजें दे, इमरजेंसी स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। अब मान लो कि वहां पे लिखा हुआ था कि सेंसिटिविटी इतनी है, तो सेंसिटिविटी जो है सिस्टम की वो डिटरमिन करती है कि कितना अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो हम इंजेक्ट करेंगे। सेंसिटिविटी हैज गॉट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दैट कि ज्यादा यदि हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होगा तो कम भी एक्टिविटी यदि हम इंजेक्ट करेंगे तो मेरी इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी। ओके, सो सेंसिटिविटी पैरामीटर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ गए। उसी तरह से स्पेशल रेजोल्यूशंस में
यदि मान लो कि हमने जो भी इन्होंने टेक्निकल रिक्वायरमेंट दिया था कि इतना होना चाहिए, इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन का जो भी वैल्यू आएगा आपको FWHM का, और स्पेशली जो फाइनल इमेज में जो आएगा, बिकॉज इट इज अ पैरामीटर ऑफ बोथ एक्विजिशन एंड प्लस रिकंस्ट्रक्शन पैरामीटर, इमेज जो प्रोसेस हुआ उसका फाइनल आएगा यहाँ पे पेट में या स्पेक्ट में जो भी आता है, तो उससे ये डिटरमिन होता है कि किस साइज का लीजन जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो जो भी वैल्यू इन्होंने कोट किया और जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड होकर के आया है, उसमें जो एरर जो दिखा रहा है, जो वेरिएशंस जो दिखा रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रेडिएशन सेफ्टी। ऐसा तो नहीं कि कोई चीजें एग्जैक्टली वायोलेट हो रही हैं। मोर ओवर दिस, उसके बाद जब भी ये इसके लिए जब अप्लाई करते हो, नेमा टेस्ट जब डालते हो और लाइसेंस ऑफ ऑपरेशंस के लिए जब आप करते हो, तो उस समय पे आपको वहां पे रूम का सर्वे भी करना पड़ता है। उस रूम के सर्वे में क्या होता है, बिल्कुल आपको ऐसा सिमुलेट करना पड़ता है कि जो पेशेंट का कंडीशन है उस कंडीशंस में आप फैंटम ही रखते हो, फैंटम में एक्टिविटी भरते हो, एंड देन यू जस्ट परफॉर्म द स्टडी एज यू परफॉर्म विद द पेशेंट, right? And then you take the measurement of radiation exposure at various places inside and outside the room if it is required as per guideline, ठीक है, कि कंसोल पे कितना है, जो दरवाजा जब बंद कर रहे हो तो सीटी के एक्सपोजर तो नहीं आ रहे हैं, ठीक से क्लोज हो रहे हैं नहीं हो रहा है। सो दीज आर ऑल पैरामीटर विच कन्फर्म्स विद द, मतलब ये वैल्यू जो जब भी जैसे आप प्रोवाइड करते हो तो वो तो सिर्फ डेटा मांगते हैं, लेकिन डेटा के इन बिटवीन लाइन रीड करना, कि यदि आपने कुछ मैनिपुलेट करके इधर से उधर कुछ लिख दिया तो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि यदि ये सारा चीज सही था तो ये वैल्यू इतना क्यों आ रहा है, या ये वैल्यू इतना आ रहा है तो ये पैरामीटर से मैच नहीं कर रहा। तो जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट होगा वो सारी चीजों को गौज करता है, उन चीजों को, ठीक है। तो इस समय पे जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है, वो जो कुछ भी, देखो एक और भी पहली बात लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था कि यहाँ पे कि इट इंश्योर्स कि मैन्युफैक्चरर का जो भी स्पेसिफिकेशन जो था फाइनल पेमेंट करने के पहले वो सारी चीज मैच करती है या नहीं करती है। तो जो जो चीजें आपने लिखी थी वहां पे वो सारी चीज चेक करनी है आपको। यू गॉट इट? एवरीथिंग विल कम इन बिटवीन। ऐसा नहीं है कि यदि मान लो कि आपने पेट स्कैनर दिया और वहां पे आपने क्या किया, डोज कैलिब्रेटर भी ऑर्डर किया साथ में, क्या आप नया डिपार्टमेंट बना रहे हो तो डोज कैलिब्रेटर का भी क्यूसी अपलोड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि डोज कैलिब्रेटर से ही एक्टिविटी मेजर होकर इंजेक्ट होती है। तो इसके और इसके बीच में कैलिब्रेशंस क्या इश्यूज है, कैसा है, यू गॉट इट। उसी तरह से और भी चीजें, यदि मान लो कि रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड कोई चीजें जो है आपने प्रोक्योर करी हैं, राइट, वो चीजों का उसको भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने लेड अप्रेन खरीदा है और लेड अप्रेन का आप टेस्ट कर रहे हो और इफ इट इज नॉट कन्फर्मिंग, ओके, आप समझ रहे। तो इसलिए AERB के सेट गाइडलाइंस है, स्पेशली जो नेमा का टेस्ट जो होता है वो, और प्लस रेडिएशन सेफ्टी का सर्वे रिपोर्ट, दो चीज एक साथ फाइल होती है और वो दोनों चीजें अप्रूव होंगी तभी आपको लाइसेंस ऑफ ऑपरेशंस मिलेगा। हियर इट कम्स द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रेडिएशन सेफ्टी एंड इक्विपमेंट, इमेजिंग इक्विपमेंट्स मीट्स द रेडिएशन सेफ्टी। मतलब यदि पेट सेट की बात करोगे तो उसकी सेंसिटिविटी, उसकी रेजोल्यूशंस, सीटी बीच में आएगा तो बाकी उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे जो रेडिएशन को इफेक्ट करने वाला है, जहां से रेडिएशन डोज उसको ज्यादा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीटी में आपके पास है कि बहुत सारे सीटी स्कैनर्स जो हैं उसमें ऑटोमेटेड डोज मॉड्यूलेशन होता है, राइट। तो ऑटोमेटेड डोज मॉड्यूलेशन की यदि आपने फैसिलिटी मांगी है तो वो है कि नहीं है, उसकी कंफर्मेटरी क्या है, यू गॉट इट। वो रियली में काम करता है नहीं करता। यदि मान लो कि कोई कंपनी बोल रही है कि भाई हम आपका 50% डोज रिडक्शन कर देंगे, तो इज इट रियली डूइंग इट आउट, ओके। So it gives everything. It ensures the imaging equipments meets the regulatory requirement for radiation safety. उनके जो गाइडलाइन है, जैसे और भी है, टाइप अप्रूव्ड है कि नहीं इक्विपमेंट,
अब टाइप अप्रूवल पे वो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, यही सब चीजें कि जो आपने कंफर्म लिखा अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में वो सही है या नहीं है। जैसे इतना आप एक्सपोजर दोगे तो इतना आउटपुट आएगा सीटी का, आपको समझ में आएगा। एक्सरे की बात समझ में आएगी। जब भी रेडिएशन आउटपुट टेस्ट करते थे आप लोग, कभी नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। हाँ, उसमें क्या करते हैं, रेडिएशन आउटपुट टेस्ट करते हैं कि हम इतना जो पैरामीटर केबीपी इतना रख रहे हैं, एमईएस इतना रख रहे हैं, तो मेरा आउटपुट जो है वो कितना आ रहा है, कितना एमआर आ रहा है। ओके, सो ये सारे कंफर्मेटरी, ये जो टेस्ट जो हैं, ऑटोमेटेड डोज मॉड्यूलेशन, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, ये सारी फैसिलिटी है या नहीं है, उसके बारे में से रिलेटेड चीजें आती हैं। तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट, एआरबी के जो भी ये रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहा है, ये भी यहाँ पे हमें पता चल जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो है एम क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन। हमने पहले तो ये डिस्कस किया कि हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है और क्या क्या चीजें इंश्योर करता है, करेक्ट। सो स्पेशल रिजोल्यूशन टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और एम ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट को करने का पर्पस क्या है। पहली चीज देखो, हर चीज का ना हमें मोटिवेशन पता होना चाहिए, व्हाई वी आर डूइंग इट और सर्टेन टास्क। इफ यू नो द मोटिवेशंस, आपको क्लैरिटी है, वहीं से आप सस्टेन करते हो किसी भी चीज में। If you have got a very clear cut motivations, you will go with like, होता है ना, सारे अपोजिशन जो भी है ना, वो उसको भी आप झेल पाते हो। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो क्या मोटिवेशन है स्पेशल रेजोल्यूशन टेस्ट करने का, उसको देखते हैं, राइट। एम ऑफ द टेस्ट और मोटिवेशन, मतलब एम ऑफ द टेस्ट का मतलब मोटिवेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, पर्पस ये है, ठीक है। सो एम क्या है, टोमोग्राफिक रिजोल्यूशन इंडिकेट्स द सिस्टम्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between 2 points after image reconstruction and is an important factor in determining the size of a lesion that can be detected. पहले क्या बोला, देखो ध्यान से देखना है इस चीज को, व्हाट इट इज टोमोग्राफिक रिजोल्यूशन जो है वो इट इंडिकेट्स सिस्टम्स एबिलिटी, सिस्टम की एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट को अलग अलग देखना, बिटवीन 2 पॉइंट, और कब, आफ्टर इमेज रिकंस्ट्रक्शन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बाद 2 पॉइंट को अलग अलग देखना, उसको डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी जो है वो सिस्टम रेजोल्यूशन इंडिकेट, इट इज इंडिकेटेड बाय सिस्टम रेजोल्यूशन, ठीक है जी। एंड बोल रहा है इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज में, इन डिटरमाइनिंग the size of a lesion that can be detected. ओके, तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो ये बताएगा कि किस साइज का लीजन जो है हम लोग इमेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पहले क्यों नहीं बोला, इमेज रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इमेज रिकंस्ट्रक्शन आपने यदि पहले वाला लेक्चर सुना होगा तो आप लोगों को टाइम मिला होगा, यदि तो वो भी टाइम की भी कमी है ना हर किसी के पास यदि मिला होगा तो उसमें देखा होगा कि आपने लास्ट में हमने फिजिकल पैरामीटर्स जो थे वो तो करेंगे थे डिस्कस, उसमें हमने ये भी बोला था कि इमेज रिकंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स भी स्पेशल रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं, डिग्रेड करते हैं। ओके फाइन, तो इसलिए बोला इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बाद का देखना है। द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर the tomographic spatial resolution of the system in air. क्या करना है, एयर में मेजर करना है। इस टेस्ट का मेन पर्पस जो है, नेमा भी एयर में ही मेजर करते हैं, ये नेमा का ही प्रोटोकॉल हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसी मेथड से एआरबी को भी करके डेटा देना है। ओके, सो क्या कहां पे मेजर करना है, इन एयर मेजर करने हैं, और टू इंश्योर दैट a spatial resolution is not degraded by either tomographic acquisition or reconstruction parameter or reconstruction process. ये किस लिए करना है, पहला एयर में डिसाइड, एयर में आपको डिटरमिन करना है, और इंश्योर करने के लिए
इस टेस्ट को इसलिए करते हैं, इंश्योर करते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो डिग्रेड नहीं हो रहा है। किसके? एक्विजिशन पैरामीटर जो यूज कर रहा हूं मैं, जो एक्विजिशन यूज कर रहा हूं और जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, उस प्रोसेस में डिग्रेड नहीं हो रहा है, वहां से वो भी इंश्योर्ड हो जाता है। क्योंकि देखो याद रखना, स्पेशल यहाँ का कोई भी टेस्ट हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पॉइंटर को लेकर के बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू आना चाहिए वो मैन्युफैक्चरर ने जो कोट किया था उससे मैच करना। इज इट राइट? तो एयर में हमने मेजर कर लिया, तो ये वैल्यू उससे मैन्युफैक्चरर से मान लो मैच हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेथड उन्होंने दिया था एक्विजिशन और प्रोसेस करने का, या जो सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड किया था, वहां से कोई डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। इज इट ओके? आगे चलो, बहुत बढ़िया। ए मेजरमेंट इन एयर इंडिकेट्स द हाईएस्ट अचीवेबल परफॉर्मेंस। एयर में जब भी आप स्पेशल रिजोल्यूशन जो मेजर करते हो, वो सिस्टम का हाईएस्ट अचीवेबल परफॉर्मेंस बताता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि एयर में कोई स्कैटरिंग मीडिया उतना नहीं है, लेकिन यदि वाटर में डाल दोगे तो स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ा रहे हो, तो वहां पे डिग्रेडेशन, वहां पे कम ही आएगा आपका स्पेशल रिजोल्यूशन। तो एयर में जब मेजर करोगे तो वो वैल्यू जो देगा वो हाईएस्ट अचीवेबल, जो अचीव हो सकता है सिस्टम का परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ठीक है? However, it says it should be noted that a spatial resolution is affected by the point at which it is measured and the direction in which it is measured। दो चीज पे स्पेशल रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। ये सारे ना ध्यान से रखोगे, एक एक स्लाइड का जो कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन लिखा ना, बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। जो किसी को आगे के एंट्रेंस देने हो, जैसे आप कोई आरएसओ का एग्जाम दे रहा है, किसी को पीएचडी का एंट्रेंस देने हैं, किसी को मेडिकल फिजिक्स का एंट्रेंस देना है जहां पर उसको जॉब के लिए देना है। सो दिस बिकम्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज को पकड़ने की जरूरत है। यहाँ पे दिया ना कि इट शुड बी नोटेड दैट स्पेशल रेजोल्यूशन इज अफेक्टेड बाय द पॉइंट एट विच इट इज मेजर्ड। किस पॉइंट पे मेजर हुआ था, राइट? एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज मेजर, और किस डायरेक्शन में मेजर हुआ था। पॉइंट और किस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, वो उससे भी इफेक्ट होता है। जैसे मान लो कि आप सेंटर पे मेजर कर रहे हो, तो सेंटर पे एक्स डायरेक्शन में अलग वैल्यू आ सकता है, वाई डायरेक्शन में अलग आ सकता है, जेड डायरेक्शन में हो सकता है डिफरेंट है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम आएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस आल्सो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन नेमा NU 2007 स्पेशल रेजोल्यूशन टेस्ट। तो जो भी टेस्ट हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो नेमा का गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन का रेफरेंस दे दिया नेमा NU 2-2007। ठीक है, चलो आगे। ओके, एट द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए इसके, वो at the time of acceptance testing, a part of the end of as part of the end of warranty test, and whenever it is suspected that performance of detector systems may have changed significantly, for example after major servicing of PET detectors। एग्जाम्पल यहाँ पे है रिप्लेसमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्टर ब्लॉक्स। मतलब कब कब करना है, एक तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के टाइम पर करना है, दूसरा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे एज ए पार्ट ऑफ, पहले बोला क्या कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना है एज ए पार्ट ऑफ एंड ऑफ वारंटी टेस्ट। ठीक है, एंड व्हेन एवर, दूसरा क्या है, दो बना। जैसे मान लो कि आपके एंड ऑफ द वारंटी हो रही है, मतलब कि उसको वो लोग क्या करते हैं कि जब भी आप इक्विपमेंट खरीदते हो तो बोलते हैं इतने, ये तो वारंटी पीरियड है, राइट? और इस पीरियड में यदि आपको खराब हुआ तो रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना,
तो वो एक तो एज ए पार्ट ऑफ वारंटी टेस्ट करोगे, वो वहां के लिए कर सकते हो। दूसरा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के टाइम पे करना है। तीसरा पार्ट क्या है, व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग, ऐसा आपको कभी भी डाउट लग रहा है कि भाई डिटेक्टर का परफॉर्मेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड हो गया है मेरा, तो उस समय पे भी आपको ये टेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि ऐसे कोई मेजर कोई डिटेक्टर ब्लॉक जो है वो खराब हो गया था और उसके बाद कंपनी को हमने बोला कि भाई आप रिप्लेस करो, उसने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस कर दिया तो ये टेस्ट करना है, हाँ करना है, इंश्योर करने के लिए, राइट, फाइन। अब ये देखो, ये ना ये आपको कैपिलरी है, यही ये देख रहे हो, इसी को बोलते हैं कैपिलरी। ऐसा नहीं देखा होगा, जो कोई लोग भूल गए, फैंटम नहीं होती, अलग अलग होते हैं ऐसे। ये देखो, ये सारे एक एक करके निकाल सकते हो कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ऐसा होता है, माइक्रो हिमेटोक्रिट कैपिलरी ट्यूब्स, ये प्लास्टिक की है, और पायरेक्स ग्लास के कैपिलरी ट्यूब्स हैं। इसे रेडियो फार्मेसी में नहीं भी देखा होगा तो जाकर के देख सकते हो, रेडियो फार्मेसी में रहती है कैपिलरी ट्यूब ऐसा ही होता है, राइट। हमें आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, एम ऑफ द टेस्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, चलें। ओके, क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको? तो मटेरियल में चाहिए 3 पॉइंट सोर्स लेना, बनाना है किसका, F18 का, विथ ए स्पेशियल एक्सटेंट ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर। लेकिन पॉइंट सोर्स का साइज जो होना चाहिए, जो पॉइंट बनाने हैं 3 पॉइंट सोर्स, उसका साइज लेस देन 1 mm होना चाहिए, 1 mm से कम होना चाहिए उसका साइज, इन बोथ ट्रांसएक्सियल एंड एक्सियल डायरेक्शंस, दोनों ही केस में। जैसे मान लो कि आप यदि पॉइंट सोर्स रखोगे यहाँ पे, सपोज करो कि ये पॉइंट सोर्स आपका है, हम तो ऐसे ही बना दिए, राइट। तो ये बनेगा आपका एक्सियल डायरेक्शंस, ये वाले, और ट्रांसएक्सियल इसके पीछे वाले जेड, ठीक है। तो हर डायरेक्शंस में बोला इन बोथ ट्रांसएक्सियल और एक्सियल डायरेक्शंस में, इधर भी यदि हम मेजर करें, मतलब इस डायरेक्शंस में भी, करेक्ट, तो उस केस में भी क्या होना चाहिए, 1 mm ही होना चाहिए, 1 mm से लेस होना चाहिए, और उस डायरेक्शंस में भी 1 mm से लेस होना चाहिए, फाइन। Adequate sources can be prepared using capillary tube. सोर्स जो है कैसे बना सकते हो, कैपिलरी ट्यूब से बना सकते हो, विथ इनसाइड डायमीटर ऑफ लेस देन 1 mm। उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 mm होना चाहिए, क्योंकि सोर्स जो बन रहा है वो पहले भी दिया है, लेस देन 1 mm चाहिए मुझे पॉइंट सोर्स का। तो जो कैपिलरी जो बनाओ, जो लोगे, उस कैपिलरी का साइज, इंटरनल डायमीटर जो होना चाहिए वो लेस देन 1 mm होना चाहिए। दिस यू हैव टू इंश्योर, ठीक है। और आउटसाइड डायमीटर लेस देन 2 mm, राइट। तो 1 mm का वो बनेगा और लगभग 1 mm का थिक उसका वाल होगा, ठीक है जी, ओके। फिगर में दिखाया है यहाँ पे, देखो क्या, सिरिंज ऑफ द टाइप विथ फाइन नीडल, जो फाइन नीडल एस्पिरेशन के लिए लोग यूज करते हैं, तो फाइन नीडल के लिए लिया, राइट। और यहाँ पे क्या लिया, needle to put a small amount of F18 solution inside a capillary tube on the right for the measurement of spatial resolution। अब यहाँ पे ये आपका कैपिलरीज है, देख रहे हो। तो इस कैपिलरीज में एक्टिविटी जो है जाकर के भरनी है आपको। तो पहले आप इसमें एक्टिविटी भरते हो, फिर धीरे से उसको पुश करोगे। क्लियर, आगे चलो, बहुत बढ़िया, गुड। The axial extent of radioactivity in the capillary must be less than 1 mm, वो तो बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। Although some vendor specify an axial length of more than 1 mm for this test and recommends rotating the source through 90 degree. A length of less than 1 mm is recommended। क्यों रेकमेंड कर रहा है, पहले बोला कि कुछ कंपनी जो है वो मोर देन 1 mm भी रेकमेंड करती है, लेकिन तब बोलती है कि सोर्स का इसको 90 डिग्री से रोटेट करो सोर्स को, और तब फिर एक और उसका एक्विजिशंस लो और वहां पर भी जाकर के मेजर करो। यहाँ पे बोल रहा है कि लेस देन 1 mm क्यों है, a length of less than 1 mm is recommended as it allows measurement of both axial and transaxial resolution without rotating the source। यदि 1 mm का ले रहा हो
ट्रांसएक्सियल डायरेक्शंस में भी 1 mm है, लेस देन 1 mm है, और एक्सियल डायरेक्शंस में यदि लेस देन 1 mm है तो उस केस में आपको सोर्स को रोटेट करके दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? वन गो इट इज ओके. In the transverse plane, the source should be placed in 3 positions. 3 पोजीशंस पे आपको सोर्स रखने हैं. एक सोर्स जो है ये देखो सेंटर से 1 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, सेंटर पे नहीं रखना, सेंटर से 1 सेंटीमीटर के ऊपर पे, ठीक है? दूसरा सोर्स 10 सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां जाएगा, और तीसरा सोर्स भी इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जाएगा. ये आपका सोर्स का प्लेसमेंट है. अब ये ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल आप साइड से जो व्यू देखते हो पेशेंट जैसे आप गैंट्री से देखते हो पेशेंट जैसे, तो ये फेस व्यू दिख, और कैपिलरी आपकी एक्सटेंड कर रही होगी उस डायरेक्शन से. आप समझिए, इंट्रूड कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर ऊपर ऑन द सेंटर के में प्लेस आ जाएगा बात आगे, ठीक है? ओके ओके. इन द ट्रांसवर्स प्लेन the source should be placed at the 3 बोला 1 centimeter vertically from the center of rotation to represent the center of FOV, but position to avoid any possible inconsistent result at the very center of the FOV, that is the sweet spot. मतलब वहां पे इसलिए इसको 1 सेंटीमीटर अप रखते हैं कि सेंटर पे जो भी जब भी इसको पोजीशंस करते हैं तो सेंटर पे जो भी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट जो आता है वो उसको अवॉइड कर पाए. ये देखो यहां पे टू रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द एफओवी बट पोजीशन टू अवॉइड एनी पॉसिबली इनकंसिस्टेंट रिजल्ट एट द वेरी सेंटर ऑफ द एफओवी. जनरल चीजें इसको हम नीचे भी तो कर सकते थे, मतलब वर्टिकली अप कर रहे हैं तो वर्टिकली डाउन भी. हाँ, तो ये इस पॉइंट को यहाँ पे लेते थे, ये वाला पॉइंट को इधर रख लेते, ऑल इज वेल. इसको तुम इधर कर लो, समझ गए? 23 क्वाड्रेंट में तो ऐसे हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम से नहीं है. मतलब ये सेंटर की इनकंसिस्टेंसी जो उसको अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर एफओवी में कि जो इशू जो है उसको हम बीच में नहीं लेकर के आ रहे हैं, उससे अलग होना चाह रहे हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर अबव रखते हैं. ओके, क्योंकि वहां पे कभी कभी प्रॉब्लम आता है. यदि आप सेंसिटिविटी प्रोफाइल देख रहे होगे तो ट्रायंगल बनता है, उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेंटर पे होता है. वो ऑलरेडी यदि पीछे का लेक्चर देखोगे, चाहे देखा होगा, टाइम मिला होगा तो अगेन नहीं, टाइम तो मिलना भी तो मुश्किल है, पढ़ने का बहुत भी तो काम होता है. नहीं तो सेंटर पे थोड़ा सा ना एनीवे, ठीक है. दूसरा जो है पॉइंट कहां पर है, एट x इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर, राइट, एंड y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. x 0 y 10, राइट. और तीसरा पॉइंट क्या बोला, x 10 y 0. तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन है बेसिकली, इस पे मेजर करते हैं. द सोर्सेज शुड बी सस्पेंडेड, उसको क्या करना, सोर्स को क्या सस्पेंड करना है, सस्पेंडेड इन एयर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन. यदि किसी चीज पे रख देंगे तो उस मीडियम का स्कैटर, हाँ, तो इसलिए उसको एयर में सस्पेंड करते हैं. इट इज रिकमेंडेड टू यूज और कंस्ट्रक्ट ए सोर्स होल्डर टू होल्ड द सोर्स सिक्योरली एट द करेक्ट पोजीशंस. मतलब उसको सोर्स को किसी सोर्स होल्डर में डालते हैं, राइट, और ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, राइट. समझ गए? गुड, सही है यार. उसके बाद रेडियो एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए उसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है ना. द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सोर्सेज shall be such that when all the sources are inside the FOV, ठीक है,
तीनों सोर्स यदि एफओबी में होते हैं तो क्या होना चाहिए, द परसेंटेज ऑफ डेड टाइम लॉस। देखो जब भी एक्टिविटी बढ़ाओगे तो डेड टाइम लॉस होता है, क्योंकि गामा कैमरा, पेट स्कैनर, जितने सेंटिलेशन इवेंट ने एक एक करके काउंट होते हैं। पहले एक पूरा प्रोसेस होएगा, फिर दूसरा होएगा, तो एक को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, उसके बीच में दूसरा नहीं प्रोसेस हो सकता। जो टाइम लगता है सिर्फ वो डेड टाइम। हाँ, तो ज्यादा यदि तुम एक्टिविटी रखोगे तो क्या होगा कि बहुत सारे इवेंट्स मिस हो जाएंगे। कम टाइम में बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, रेट ऑफ काउंट जो है वो ज्यादा होएगा, और उस रेस्पेक्ट में जिस रेस्पेक्ट द रेडियोएक्टिविटी ऑफ द सोर्सेज शैल बी सच दैट व्हेन ऑल द सोर्सेज आर इनसाइड द एफओबी द परसेंटेज ऑफ डेड टाइम लॉस, कितना परसेंट डेड टाइम लॉस जो हो रहा है, एंड रैंडम्स, दोनों चीज, परसेंटेज ऑफ डेड टाइम लॉस और रैंडम काउंट्स आते हैं। आप लोगों की पोस्टिंग हो गई है दोनों की पेट में? दोनों में किसी की नहीं हुई? अच्छा अच्छा, तो एनीवे उसकी जरूरत नहीं है। अब यदि आपने लेक्चर अगेन सुना होगा तो वहां पता चल गया होगा कि रैंडम काउंट भी होता है, कुछ सिंगल भी होता है, कुछ स्कैटर्ड भी होता है, कुछ कोइंसिडेंट। हाँ तो ठीक है, मतलब दोनों का बोल रहे हैं कि डेड टाइम लॉस एंड रैंडम मस्ट बी लेस देन 5% ऑफ द टोटल इवेंट रेट। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? सोर्स प्रिपेयर करके थोड़ा नहीं जाएंगे चेक करने के लिए, नहीं, देयर मस्ट बी सम वे, लोगों ने काम किया होगा कि कौन से वैल्यू पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, राइट? तो देखते हैं, टिपिकली दिस कैन बी obtained with a radioactivity of the order of 1 megabecquerel। यदि 1 megabecquerel की एक्टिविटी होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तब उस केस में रैंडम भी 5% से ज्यादा नहीं होगा और डेड टाइम लॉस भी 5% से ज्यादा नहीं होगा। समझिए, द रेडियोएक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्टिंग रेडियोएक्टिव सॉल्यूशन, मतलब देखो आप तो पहले बनाओगे ना, पहले एक्टिविटी प्रिपेयर करोगे, फिर उसको खींचोगे, फिर जाकर के आपको क्या करोगे, उस कैपिलरी में अंदर डालोगे, तो ये पूरे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, एक्टिविटी प्रिपेयर करना, फिर जाकर के कैमरा पे लगाना, तो ये बीच में कुछ ना कुछ टाइम जो है वो तो लगता ही लगता है, राइट? तो इसलिए बोल रहा है कि सोर्स जो स्ट्रेंथ जो हो वो रफली स्टार्टिंग सॉल्यूशंस में कितना होना चाहिए, इट शुड बी अबाउट 1000 मेगाबेक्यूरेल पर ml में होना चाहिए, दैट इज या 27 माइक्रोक्यूरी पर ml। इस टाइप का सोर्स प्रिपेयर करोगे तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है रफली जो इतना टाइम लग ही जाता है, कोई भी करेगा तो टेस्ट कितने भी इफिशियंसी के साथ करें तो फाइनली वहां पे वो आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। इट इज स्ट्रेस्ड दैट फॉर दिस एंड अदर टेस्ट्स क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ओए दिख गया धीरे से, दैट दिस एंड other test manufacturer recommended activities if available may depart from the general recommendations and should be used instead। मतलब ये बोल रहा है कि यदि मैन्युफैक्चरर के कुछ गाइडलाइंस हैं तो जनरल रिकमेंडेशन को ओवर रूल कर देना है, मैन्युफैक्चरर का गाइडलाइन फॉलो करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये जनरल गाइडलाइन है, लेकिन यदि कुछ मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि ऐसे एक्टिविटी प्रिपेयर करके तब आप करिए तो आप उसको ही फॉलो करिए। ठीक है जी, आगे चलो। बहुत बढ़िया। डेटा एक्विजिशन, अब क्या है, यहां तक प्रिपेयर हो गया, सब कुछ बन गया, एक्टिविटी भर गई है, अब खाना खाने चलना है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर करना है इमेज को। ओके, डेटा एक्विजिशन in the case of ठीक है, डेटा एक्विजिशन in the case of tomographs with significant natural radioactivity in the detector material, ऐसा होता है, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी भी डिटेक्टर मटेरियल में होती है। बैकग्राउंड तो हर किसी में होता है। अच्छा, वो बैकग्राउंड है, ओहो सर नहीं, डिटेक्टर में नहीं सर, डिटेक्टर में नहीं होता ना, बैकग्राउंड में होता है। नहीं सर, मतलब हाँ, मतलब तो नेचुरल तो रहेगा ना सर। नहीं, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहाँ से आ गई डिटेक्टर मटेरियल में, आज तक कहीं सुना है?
सर मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब आप लेक्चर सुनते ही नहीं हो। मैं तो ये बताना चाह रहा था कि आपके पास टाइम होता ही नहीं है। आप भी बता दो, आपका भी पता चल जाए आज। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी डिटेक्टेड मटेरियल्स में है, पेट में नहीं पता ना, इसीलिए LSO और LYSO में नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। और पिछले ही लेक्चर में पूरा अच्छे से डिटेल हमने एक्सप्लेन करा था, जस्ट इसके पिछले लेक्चर में। पार्ट 0.7 देख लेना, उससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा आपको। In case of tomograph with significant natural radioactivity in the detector material, पता, okay, ठीक है। So in the case of tomograph with significant natural radioactivity in the detector material, the above conditions pertaining to randoms as the percentage of total event rate may not be achieved. यदि उसमें ऑलरेडी नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है तो उस केस में जो रैंडम जो आएगा वो 5% से कम नहीं हो पाएगा। ये बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि वहां से भी रेडियोएक्टिव इमिशन हो रहा है। For such systems, acquisition of a spatial resolution should be performed using delayed window random event corrections. अभी हम लोगों ने रैंडम करेक्शंस कैसे करना है वो चीज डिस्कस नहीं किया है। उसमें रैंडम करेक्शंस का एक मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं डिलेड विंडो रैंडम इवेंट करेक्शंस मेथड। हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मैंने नहीं डिस्कस किया। करेक्शंस को अलग ही डिस्कस करने का सोचा था, नहीं तब तक तो ये उठा लिया मैंने। ओके ठीक है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन, द रिकंस्ट्रक्टेड image pixel size should be at 1/3 of the expected FWHM in all 3 dimensions. क्या बोल रहा है? For accurate measurement of a spatial resolution, आप कैसे accurate measurement कर सकते हो? तब जबकि the reconstructed image का जो pixel size होना चाहिए, the pixel size of the reconstructed image should be at least 1/3 of the expected FWHM in all 3 dimensions. जैसे मान लो x डायरेक्शंस में जो expected FWHM का वैल्यू आप सोच रहे हो कि इतना आएगा, उसका 1/3 इमेज जो इमेज मतलब जो जब रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस समय पे भी रिकंस्ट्रक्टेड इमेज का वो पिक्सल साइज जो होना चाहिए उसका वैल्यू 1/3 ऑफ द एक्सपेक्टेड FWHM के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के एक्यूरेट मेजरमेंट आप कर पाओगे। फॉर होल बॉडी स्कैनर दिस टिपिकली ट्रांसलेट्स इनटू लेस देन 1.5 mm पर पिक्सल। मतलब बोल रहे कि यहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज का जो पिक्सल साइज जो होना चाहिए वो लेस देन 1.5 mm पर पिक्सल होना चाहिए, मतलब पिक्सल साइज जो होना चाहिए वो लेस देन 1.5 mm होना चाहिए। इन सम केसेस इट मे बी नेसेसरी टू यूज ए जूम फैक्टर टू ऑब्टेन सैटिस्फैक्टरी सैंपलिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि बोल रहा है कि ये अचीव करने के लिए 1.5 mm पर पिक्सल आपको जरूरत पड़ेगा, तो आप जूम कंडीशंस में जूम फैक्टर भी यूज करते हो ना, जूम राइट, हाँ, तो जूम फैक्टर आप यूज करो और यही रिकंस्ट्रक्टेड पिक्सल का साइज आपको अचीव करना एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। 2 सेपरेट एक्विजिशन शुड बी परफॉर्म्ड, 2 सेपरेट एक्विजिशन परफॉर्म्ड होना चाहिए इन द सेंटर ऑफ द एक्सियल FOV, एक सेंटर पे, एंड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ ए क्वार्टर ऑफ FOV। मतलब दूसरा उसी एक सेंटर पे और जेड डायरेक्शन से में जब जाओगे तो 1/4 ऑफ द FOV, वो जितना कवर कर रहा है एक वहां पर भी होना चाहिए। ठीक है, 1/4 ऑफ FOV, 2 एक्विजिशंस आपको करनी है। एक क्या इन द सेंटर ऑफ द एक्सियल FOV एंड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए क्वार्टर ऑफ FOV। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि एटलीस्ट
100,000 काउंट्स मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर ईच रेस्पॉन्स फंक्शन, मतलब ईच पॉइंट के लिए, मतलब एक जो एक्विजिशन जो कर रहे हो उसमें कितने काउंट होने, 100K काउंट्स होना चाहिए। और इन द केस ऑफ टोमोग्राफ्स विथ सिग्निफिकेंट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, जैसे LYSO और LSO, हमारे पास दोनों वही है, दोनों में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। ओके, in the detector material a total count of 120,000 counts acquired होना चाहिए, should be acquired to account for reduced count statistics after correction for random, क्योंकि जो भी आप करेक्शंस जब अप्लाई करते हो, जैसे रैंडम करेक्शंस अप्लाई करोगे तो आप काउंट कम करते हो, जितना रैंडम जो एक्वायर हुआ था उतना जब एस्टिमेट कर लेते हो कि इतने रैंडम काउंट आए होंगे तो उतना हम माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स कम हो जाएगी इमेज में, इसलिए बोल रहा है कि बढ़ा के लो। पहले इसमें जिसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं है वहां पे 100,000 काउंट लेने हैं, और जहां पे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वहां पे 120,000 काउंट्स लेने हैं। ओके, कोई डाउट है? नहीं, आगे चलो। ओके, थैंक यू। The acquisition should be repeated at the same position in 2 dimensions and 3 dimensions for a scanner that have both capabilities. यदि मान लो कि ऐसा स्कैनर है कि जिसमें 2 डायमेंशनल स्कैनिंग भी कर सकते हो, उसमें सेप्टा होता है, राइट, और 3 डायमेंशनल में है तो 3 डायमेंशनल्स के लिए दोनों ही बोल रहा है यहाँ पे कि सेम पोजीशंस पे करना है इन 2 डायमेंशनल के केस में एंड 3 डायमेंशनल में भी फॉर ए स्कैनर दैट हैव बोथ द कैपेबिलिटीज, जैसे 2D और 3D दोनों में एक्विजिशंस कर सकते हैं, तो दोनों ही मोड में करने हैं आपको। रिकंस्ट्रक्शन शुड बी कैरिड आउट यूजिंग फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन, और यहाँ पे बोला ओशन की बात नहीं करी, क्या बोला, यूजिंग फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन टेक्निक विथ रैंप फिल्टर, और कोई फिल्टर नहीं यूज करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नो फर्दर स्मूथिंग और एपोजाइडेशन शुड बी अप्लाइड, मतलब बेसिकली स्मूथिंग मतलब इमेज को कई बार हम लोग स्मूथ कर देते हैं, और एपोजाइडेशन का भी मतलब लेमन के टर्म में यही होता है कि दिस मीन्स द वेरी सेंटर ऑफ द फिल्टर इज क्लियर, मतलब वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी और इट गेट्स प्रोग्रेसिवली डार्कर एज यू मूव टुवर्ड्स द एजेस, मतलब जो फिल्टर एपोजाइडेशन का जो फिल्टर जो बात कर रहा है उसमें भी उसका गॉसियन फिल्टर टाइप का वो आएगा कि जैसे सेंटर से आप, हमेशा उल्टा ही बनता है मेरे से, कोई बात नहीं, ठीक है, दूर जाओगे तो एक्टिविटी देख रहे हो कम होती जा रही है, राइट, बोथ डायरेक्शंस, और सेंटर पे मैक्सिमम होगी, तो इस टाइप का भी फिल्टर आपको यूज नहीं करना है। नो फर्दर स्मूथिंग, कोई स्मूथिंग नहीं, इवन गॉसियन भी नहीं करना, ठीक है जी, सिर्फ क्या यूज करना है, फिल्टर बैक प्रोजेक्शन विथ रैंप फिल्टर। अब आ गया एनालिसिस के बाद। एनालिसिस में द स्पेशल रेजोल्यूशन निकालना कहां पे, FWHM एंड FTM पे, ऑफ द पॉइंट सोर्स रिस्पॉन्स फंक्शंस इन ऑल 3 डायमेंशंस शुड बी डिटरमिन्ड। चलो ठीक है, तो FWHM एंड FTM निकालना है आपको इन ऑल 3 डायमेंशनल्स should be determined by forming one dimensional response functions along profile through the image volume in 3 orthogonal directions through the peak of the distributions। मतलब अभी क्या है कि देखो एक पॉइंट सोर्स जो भी होगा आपका वो x डायरेक्शंस में भी स्प्रेड होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा, राइट, y डायरेक्शंस में भी इसका स्प्रेड होगा, और उसी तरह से z डायरेक्शंस में भी स्प्रेड होगा, तब जाके 3 डायमेंशनल वॉल्यूम बनेगा, समझ गए। तो ये बोल रहा है कि तीनों ही डायरेक्शंस में इसका प्रोफाइल लेना है, पहले इस डायरेक्शंस का x डायरेक्शंस का प्रोफाइल लेना है, मतलब ऐसे बनेगा x डायरेक्शंस का प्रोफाइल जो देख रहे हो एग्जैक्टली, उसी तरह से एक y डायरेक्शंस में इधर से भी प्रोफाइल लेना है और एक z में भी लेना है, मतलब z का यदि देखोगे
तो आप ऐसे समझ लो, ये वाला यदि मान लो कि मैं बोलूं कि ये जेड का है, जेड यदि इसको बना दूं तो आपको प्रोफाइल, एक प्रोफाइल ऐसे चलेगी, एक प्रोफाइल जो होगी वो इधर, सॉरी एक प्रोफाइल इधर की गई। अब जैसे मान लो कि मैं इसको हटा दूं तो दूसरा वाला प्रोफाइल जो होगा वो वाई डायरेक्शंस वाला प्रोफाइल अगेन ऐसे करके बनेगा। ठीक है जी, एक वाई डायरेक्शंस की प्रोफाइल बन गए। अब ये वाई हटा दो यदि तो जेड डायरेक्शंस की बनेगी एक प्रोफाइल। तो जेड वाला प्रोफाइल कैसे बनेगा? जेड वाला प्रोफाइल बनेगा आपका इस पे, समझ गए? इसी लाइन के थ्रू खींचना है। यू गॉट इट? सेंटर से सेंटर पे मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, उसने वही बोला कि थ्रू पिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से जाना है। थ्रू पिक जाना है। और ये बोला कि इमेजिंग वॉल्यूम में इन 3 ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में लेना है आपको। तो तीनों हो गए। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, तो ये तीनों 90 डिग्री हो गए। जो इसको दिखाने का, जेड को दिखाने का यही तरीका है, ऐसे ही दिखाते हैं। ओके, ठीक है मैम, चलो आगे। गुड। द विड्थ ऑफ द रिस्पॉन्स फंक्शंस इन 2 डायरेक्शंस एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट shall be approximately 2 times of the FWHM। ये बोला कि जो विड्थ जो आएगा रिस्पॉन्स फंक्शन का, जो 2 डायरेक्शंस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो सेंटर पे जो भी वैल्यू आएगा और ये 2 डायरेक्शन से जो 90 डिग्री वाला जो भी वैल्यू जो आएगा, देख रहे हो, एट राइट एंगल जो आएगा इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ द FWHM के आना चाहिए, जनरली आता है। ओके, अभी आगे ध्यान रखना, आगे देखोगे तो लिमिट भी उसी टाइप से बनेगा कि क्या एक्सेप्टेबल लिमिट आएगा। ईच FWHM एंड FTM जो है ये बना, देखो यहाँ पे फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम है और इसका आधा, तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम हुआ। और इसी का 10th टाइम, तो यहाँ पे यदि लाइन खींचोगे तो FTM होगा। तो दोनों मेजर करना है। ईच FWHM एंड FTM shall be determined by linear interpolation between adjacent pixel at half or 1/10 the maximum value of the response functions। मतलब ये बोल रहे हैं कि इंटरपोलेशन कैसे करना है, मतलब ये जो पॉइंट जो देख रहे हो ना, राइट, ये पॉइंट्स ना हमेशा ये जो दिख रहा है कि इतने स्मूथ दिख रहे हैं, ऐसा कुछ स्मूथ दिखता नहीं, कोई पॉइंट इधर उधर पड़ते रहते हैं। तो ये बोला है कि हर 2 पॉइंट को लेकर के स्मूथ करके और तब जाके इसको स्मूथ कर बनाना है, इंटरपोलेशंस करना है। वही बोल रहा है, डिटरमिन बाय लीनियर इंटरपोलेशन बिटवीन एडजेसेंट पिक्सेल्स। मतलब एक उठाओगे ये, तो ये इधर का एक इधर का, एडजेसेंट हो गया दोनों, इसके बीच में लीनियरली इंटरपोलेट कर लोगे तो ये तीनों जो होगा लगभग एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो स्मूथ ऐसे ऐसे करके बनाते जाना है। 3 स्टार्टिंग से शुरू करोगे, एक सेंटर का लोगे, एक इधर का तो ऊपर नीचे भी होगा, यदि कम काउंट तो उसमें लड़ आ जाएगा और इस तरह का स्मूथ कर्व आ जाएगा। तो पहले तो ये कर्व बनाना है, राइट। द मैक्सिमम वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड बाय पैराबोलिक फिट यूजिंग द पीक पॉइंट एंड इट्स 2 नियरेस्ट नेबरिंग पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। बोला एक और चीज कि आपको ये कर्व जब बन जाएगा तो इसका पिक पोजीशन जब डिटरमिन करना होगा, कहां पे मैक्सिमम था, तो उसको डिटरमिन करने के लिए बोला कि यहां पे आपको क्या करना है, पैराबोलिक फिट करना है। आपको क्या करना है, पैराबोलिक फिट करना है। और किसके किसके बीच में पैराबोलिक फिट होना चाहिए, यूजिंग द पीक पॉइंट्स, जो पीक पॉइंट है वो, और दूसरा उसके बाद का एंड इट्स 2 नियरेस्ट नेबरिंग पॉइंट। तो इसका एक और ये तीनों के बीच में ये 3 बनेंगे ना, एक ये बनेगा, अब देखो एक पिक बना और एक इधर का एक पॉइंट, एक दूसरा था,
नियरेस्ट हो गया नेबरिंग पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स के बीच में मुझे क्या करना है, पैराबोलिक फिट करना है, और तब उस पैराबोलिक फिट से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वो वहां पे जो उसका पिक का वैल्यू आएगा, वो पिक पोजीशंस का वैल्यू लेना है। तो वो पिक मिलेगा, उसी का आधा चल के हम FWHM निकालेंगे, जो एग्जैक्टली आधा आएगा उस पॉइंट पे जाएंगे और फिर इस विड्थ को हम मेजर करेंगे। सो दैट विल गिव द FWHM। उसी तरह से इसका मैक्सिमम का 1/10 निकालेंगे और जो इसका वैल्यू जो आएगा वो FWTM निकालेंगे। इट्स ओके, बहुत बढ़िया। वैल्यू शुड बी, दूसरा बोला कि वैल्यू शुड बी शैल बी कन्वर्टेड टू डिस्टेंस इन मिलीमीटर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पिक्सल साइज। तो पहले तो पिक्सल साइज आपको पता है कि 1.5 mm बोला था ना, कुछ इतना पिक्सल साइज होना चाहिए, राइट। तो 1.5 आपको पिक्सल साइज जब मिल जाएगा तो ये डिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो जाएगा कि यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस वो पिक्सल में है। ये देखो पोजीशन इन पिक्सल लिखा है ना, तो कितना पिक्सल साइज है, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, राइट। तो मुझे मिल जाएगा कि कितना पिक्सल साइज हुआ FWHM। तो एक पिक्सल का साइज हमको पता है 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज mm में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। द ऑब्जर्व्ड सोर्स लोकेशंस शैल बी डिटरमिन्ड एज द लोकेशन ऑफ द पिक्सल्स कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट्स इन ईच वन डायमेंशनल रिस्पॉन्स फंक्शन। ये वन डायमेंशनल जो रिस्पॉन्स फंक्शन है, ये यहां से बोल रहा है कि इसका सेंटर लोकेशन कौन सा होगा सोर्स का। तो सोर्स का सेंटर लोकेशन जो मैक्सिमम एक्टिविटी मिली थी वो होगा कि वहीं पे सोर्स पोजीशन था। ओके, सही है जी, हाँ आगे चलूं, यस या नो? अच्छा, ओके, गुड। तो ये रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट जो फॉर्मूला जो दिया हुआ, फॉर्मूलाज फॉर कंप्यूटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, कैसे कंप्यूट करते हैं। तो एट 1 सेंटीमीटर रेडियस पे जो एक निकाला था, बोला था ना 1 सेंटीमीटर से, तो यहाँ का ट्रावर्स डायरेक्शंस में और दूसरा जो है एक्सियल डायरेक्शंस में यूज करना है। डिस्क्रिप्शन एवरेज ऑफ एक्स वाई फॉर बोथ जेड पोजीशंस के लिए चाहिए इनको। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एक तो रिजोल्यूशन एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, राइट। x इज इक्वल टू जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो रखा था वो वाला इमेज में कितना आया FWHM, ये लिखोगे। और z सेंटर पे था, z सेंटर है, हाँ, z सेंटर पे है, ओके। और दूसरा प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और z सेंटर, इस पे कितना आया। फिर तीसरा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और FOV का 1/4 बोला था ना, क्वार्टर पे भी करना है, दो जगह पे इक्विजिशंस करना है वो। और फिर इसका x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और z जो है 1/4। हाँ, सारे को जोड़ो, डिवाइडेड बाई 4, ये जो बनेगा ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में बनेगा, ठीक है। उसी तरह से ये सारे वैल्यूज निकालने हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, अब मैं एक एक लाइन नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ध्यान से देखो और समझो कि कैसे कैसे ये कैलकुलेट होता है। यहाँ इसी फॉर्मूला को यूज करके हम सारा वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो आप लोग पढ़ के देख करके इसको समझना। सुपर सब स्क्रिप्ट से आपको पता चलता है x इज इक्वल टू 0 पोजीशन है उसका, x0, y इज इक्वल टू 1, तो मतलब 1 सेंटीमीटर वाला है। z जब सेंटर पे था, z जब आप एक z सेंटर पे था मतलब जब उसके लिए इक्विजिशंस करा था आपने, z उस समय सेंटर पे था, सेंटर से ही 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना था। और दूसरा जो था 1/4 पे जाके देखेंगे, राइट। तो एक वहां पे मिलेगा, तो z इज इक्वल टू, उस केस में 1/4 ऑफ द FOV आएगा, करेक्ट, ठीक है। सजेस्टेड टॉलरेंस, कैलकुलेटेड FWHM शुड नॉट वेरी मोर देन 5% ऑफ द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द वेंडर। जो भी वेंडर ने स्पेसिफाई किया हुआ है वो वैल्यू जो होना चाहिए, इट शुड नॉट वेरी मोर देन 5%, जो भी उसने कोट किया हुआ है।
The values of FTM जो होना चाहिए, FTM are usually not specified. Generally कई बार वो लोग FTM नहीं स्पेसिफाई करते हैं. As expected value can be estimated taking into account the fact that for theoretical Gaussian curve the ratio between FTM and FWHM is 1.82. तो बोल रहा है कि यदि आपके पास जो कई बार क्या होता है FTM जो है वो लोग स्पेसिफाई नहीं करते, FWHM स्पेसिफाई करते हैं, तो उस केस में आप ये FTM और FWHM के बीच का जो रिलेशनशिप जो है दोनों का रेशियो आना चाहिए 1.82, उससे आप FTM का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी FTM will be equal to 1.82 into FWHM. Okay. Therefore, the expected ratio between FTM and FWHM for an actual PET scanner should approximately in the range of 1.8 से लेकर के 2 के बीच में होना चाहिए. Right? The user should set reference values, tolerance and action level. देखो टॉलरेंस इसमें क्या था, रेफरेंस वैल्यू आपको सेट करना है कि इससे कम तो मुझे नहीं चाहिए रेजोल्यूशन. दूसरा टॉलरेंस, जो एरर जो आएगा वो कितना आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, वहां पे आप टॉलरेंस में चले जाओगे. और एक्शन लेवल, यदि इससे ज्यादा टॉलरेंस से यदि ज्यादा हुआ और भी डिग्रेड हुआ तो उस समय पे क्या करना है, जैसे आप पूछ रहे थे ना मेरे से शुरू में कि करना क्या है, तो वो चीज स्पेसिफाइड होना चाहिए. If it is more than this, then this step has to be performed. That is action level का मतलब वही होता है trigger the decision to place a call for maintenance, basically कि भाई मेंटेनेंस करो, कंपनी वाले को बुलाओ और काम करेगा. ठीक है. Appropriate tolerance criteria for FWHM is FWHM measured जो होना चाहिए, it should be less than equal to 1.05 into FWHM reference होना चाहिए, जो रेफरेंस वैल्यू दिया हुआ है या जो भी कुछ उसने मैन्युफैक्चरर ने कोट किया हुआ है. FTM मेजर्ड जो होना चाहिए, अगेन इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.05 टाइम्स ऑफ FTM एट द टाइम ऑफ रेफरेंस, जो वैल्यू आपको मिला है. ठीक है जी. करेक्टिव एक्शंस में if the tolerance criteria are exceeded for FWHM, some action should be taken. First, the results should be checked and the testing procedures repeated to ensure that source was properly prepared. बोला था पहले भी मैंने आपसे, जब आपने बोला था तो पहले अपने एक्विजिशन पैरामीटर देख लो, सब कुछ ठीक ठाक किया है नहीं किया. यदि if everything is all right, then right. Next, manufacturer should be notified and corrective actions requested. Thank you. So nice of you.